हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी जेई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें हमने सेक्शन एक डिवाइड कर रखा है, इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स के केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्या है, द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज। तो डायनामिक विस्कोसिटी आप जानते होंगे, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। अगर फ्लूइड मोशन में है तो ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है डायनामिक विस्कोसिटी। ओके, तो फिर डायनामिक विस्कोसिटी को आप जानते होंगे कि हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा होगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग क्या होता था, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन डी ओपन डी वाई हुआ करता था। ओके, इसको हम रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बोलते थे, इसे हम शियर स्ट्रेस बोलते थे टाउ को। ओके, तो टाउ इक्वल टू हम करते थे प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे तो म्यू डी यू अपान डी वाई करेंगे। ओके, तो यहाँ से ये जो म्यू निकलता था, ये म्यू अपना होता है डायनामिक विस्कोसिटी। ओके, ये जो म्यू है डायनामिक विस्कोसिटी, तो म्यू को यहाँ से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाउ अपान डी यू अपान डी वाई कर लेंगे। ओके, हम इसको डी ओपन डी वाई यहाँ से करेंगे। अब हम देखेंगे ये जो इसकी डी ओपन डी वाई की यूनिट हम देखें, अगर ये यू जो है मीटर पर सेकंड, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी अपान ये जो बाई है, बाई इज़ द थिकनेस ऑफ लेयर। तो ये भी मीटर, इसकी यूनिट मीटर, तो मीटर से मीटर गया, डी ओपन डी वाई की यूनिट बची है जो वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स। अब क्या बचा है, जो टाउ होता है, टाउ शियर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम जानते हैं उसकी यूनिट होती है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब म्यू निकाले। ओके, तो टाउ की यूनिट अपन डी वाई की यूनिट, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये इसकी है टाउ की यूनिट। और अपान हम करेंगे अपन सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स जैसे ही करेंगे सेकंड इनवर्स ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये जो यूनिट है ये है डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट। तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जो भी ऑप्शन आपको मिलेगा आप उसको क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अ फ्लूइड विच हैज द शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या हाँ रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड, या इसको हम शियर स्ट्रेन को स्ट्रेन रेट भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये कुल मिला के न्यूटन्स लॉ की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है न्यूटन्स लॉ की। तो आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो यहाँ से हम पहले बात करेंगे आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड कोई वैसे आइडियल फ्लूइड नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। अगर हम रियल फ्लूइड की बात करेंगे तो रियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसमें नॉन विस्कस, ओके, इनकम्प्रेसिबल केवल फ्लूइड कंसीडर होगा, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत विस्कोसिटी होती है। ओके, थोड़ा बहुत इसमें रेजिस्टेंस होता है, तो ये रियल फ्लूइड होता है। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है जो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, जो डी ओपन डी वाई होता है, जो इसको फॉलो नहीं करता, इसको फॉलो नहीं करता है। ओके, तो ये हो जाता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। लेकिन अब लास्ट हमारा क्या बचा, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो जो आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड होता है, ये अगर हम इसमें बात करेंगे तो ये जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड की अगर बात करेंगे तो कुछ इस तरह से ये जाता है ना, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपन डी बाई। तो यहाँ से म्यू आएगा, तो म्यू जो होता है ये म्यू ग्रेडियंट होता है। ओके, और ये म्यू ये हो जाए ग्रेडियंट, और डी ओपन डी वाई इसकी वैल्यू होगी टाउ ओपन डी ओपन डी वाई। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो लाइन शो करती है, ये लाइन बताती है कि ये फ्लूइड है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड के दो टाइप होते हैं, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। ओके, तो आप ये डायग्राम साइड से देख सकते हैं ये क्या है। तो यहीं पे आपका आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड ऑप्शन यहाँ पे आपका ये करेक्ट रहेगा। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का कहीं से दूर तक इसका रिलेशन नहीं है, रियल फ्लूइड भी और आइडियल फ्लूइड भी। ओके, ऐसा ही यूनिट ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की ऐसा ही यूनिट क्या होती है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को आप जानते होंगे, इसकी जो है कि
इसकी डेफिनेशन क्या होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी को डिनोट करते हैं न्यू से, न्यू इक्वल टू होता है म्यू अपान रो। ओके, तो म्यू अपान रो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद आप यहाँ पर ये देखेंगे कुछ म्यू अपान रो इन्होंने यहाँ पर भी देखा है डायनेमिक विस्कोसिटी अपान द डेंसिटी, और इसकी CGS यूनिट की अगर बात करेंगे तो म्यू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, या हम इसको बोलते हैं स्टोक्स, तो इसकी कुछ ना कुछ ये यूनिट आएंगी। ऐसा ही यूनिट की अगर बात करेंगे तो ऐसा यूनिट होगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो एक स्टोक इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, इन विच ऑफ फॉलोइंग यूनिट्स इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड एक्सप्रेस्ड। तो ये जो यूनिट देख रहे हैं मीटर स्क्वायर पर सेकंड, न्यूटन सेकंड पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से कौन सी यूनिट है जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, एक्सप्रेस करती है? तो पहली यूनिट है, पहला आप क्वेश्चन देख सकते हैं, पहला ऑप्शन मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और नेक्स्ट हम बात करेंगे एन ओपन टैंक, एक ओपन टैंक है। ओके, एन ओपन टैंक contains 60 centimeter of water covered with 30 centimeter of oil of specific gravity 0.8. The pressure intensity recorded at the bottom of the tank. तो आप ये क्वेश्चन यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, ये देखिए, आप ये देख सकते हैं एक ओपन टैंक है जिसमें 60 सेंटीमीटर तक वाटर भरा हुआ है और 30 सेंटीमीटर तक एक ऑयल भरा हुआ जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। तो प्रेशर इंटेंसिटी रिकॉर्डेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक। आपको थोड़ा इसमें विजुलाइज कराते हैं। ये देखिए कोई ओपन टैंक है और इसमें इसने बात कही कि ये देखिए इतना वाटर है, ये क्या है, इतना है H2O। कहाँ तक है? 60 सेंटीमीटर तक। अगर हम मीटर की बात करें तो 0.6 मीटर कर दें, और इसके ऊपर 0.3 मीटर तक ये जो है आयल है, और इस आयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 0.8 है। ओके, जब स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 0.8 है तो इसकी डेंसिटी की बात करेंगे, इसमें 1000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखिए आप, इसने बॉटम पे बोला है। ओके, यहाँ पर इसने बॉटम पे बोला है, तो प्रेशर इंटेंसिटी एट बॉटम की अगर हम बात करेंगे, या जो पॉइंट ई इसने बताया है तो ए पे बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा रोजी एच, हम जानते हैं ना, तो रोजी एच एक बार वाटर के लिए प्लस रोजी एच एक बार आयल के लिए। तो हमने सेम वही यहाँ पर किया है। तो देखिए रोजी एच इसने यहाँ पर लगाया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 0.8 9.81 इंटू 0.3 प्लस 1 इंटू 9.81 इंटू 0.6। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जब इसने इसमें सारी मल्टीप्लाई की है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखिए यहाँ पर 8.2404 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यहाँ पर इतना आंसर बना हुआ है। ओके, आप इसमें 1000 से और मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिए यहाँ पर मैंने 800 की वैल्यू आपको बताई थी, यहाँ पर इसने 0.8 रखा है केवल, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस हो रहा है। और आप यहाँ पर देखेंगे जब ये 1000 से मल्टीप्लाई करेगा तो 8240.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका ऑप्शन आंसर बनेगा। तो ऑप्शन भी आपका ये 8240.4 करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है, इन द गेज प्रेशर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन स्केल इज मार्क्ड एज। गेज प्रेशर में द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द स्केल इज मार्क्ड एज 10, 1, 0, 100। ओके, तो आप जानते होंगे कि गेज प्रेशर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कितना मार्क्ड होता है, तो वो मार्क्ड होता है 0। हम ये मान के चलते हैं ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डेटम मान के चलते हैं कि एटमॉस्फेयर से ऊपर अगर प्रेशर को मेजर करेंगे तो गेज होगा, नीचे अगर जाएंगे तो वैक्यूम होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वहाँ पे 0 कंसीडर करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रेशर इंटेंसिटी एट द डेप्थ ऑफ द 50 मीटर बिलो द फ्री सरफेस
टेक द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 9.81, फाइंड द प्रेशर इंटेंसिटी एट द डेप्थ ऑफ द 50 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। ये देखिए ये क्या बोल रहा है, कितना इसने सिंपल क्वेश्चन बोला है। ये बोल रहा है कि ये फ्री सरफेस ऑफ वाटर है, इसके नीचे हम चले गए 50 मीटर पे, 50 मीटर आए हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए 50 मीटर आए हैं और ये कोई पॉइंट है, और यहाँ पर इसने बोल दिया है ना कि जो स्पेसिफिक वेट है वो है 9.81, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है प्रेशर इंटेंसिटी। तो हम क्या जानते हैं, P इक्वल टू रो जी एच जानते हैं ना, रो जी एच। तो रो जी को हमने स्पेसिफिक वेट बोल दिया 9.81, इसकी वैल्यू रख दी है। और चलिए हम 9.81 यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। 50 की बात है तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ी बात ध्यान देने वाली है, तो आप यहाँ से 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लग जाए। आपको यहाँ पर अब क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है, इसको डायरेक्ट आधा कर देना है। 9.81 को अगर हम आधा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 4 आएगा और 1 और 8 वहाँ पे पहुँचेगा जाकर। ओके, 2 नेम 18, 2 9 जा 18। ओके, बचेगा 1 और 1 में अगर हम आगे पढ़ लेंगे 495। ओके, 495 के अक्रॉस, तो 49 के 5 वाला ये जो ऑप्शन आपको मिलेगा ना, तो आप ये ऑप्शन देख सकते हैं कि 490.50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। और नेक्स्ट आप यहाँ पर ये कोई क्वेश्चन और देखेंगे, ये प्रेशर गेज फिटेड ऑन द साइड ऑफ ए टैंक filled with liquid reads the 50 kilopascal and the 100 kilopascal, the height of 10 meter and the 5 meter. What is the approximate density of the liquid and the किलोग्राम पर मीटर क्यूब? अप्रोक्सीमेट डेंसिटी यहाँ पर क्या होने वाली है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रेशर गेज फिटेड टू द साइड ऑफ द टैंक फिल्ड विद द लिक्विड रीच द 50 किलोपास्कल एंड द 100 किलोपास्कल, हाइट ऑफ दिस एंड दिस आप देख सकते हैं। ये देखिए ये कोई टैंक है दिया हुआ, और टैंक में एक हमने यहाँ पे ये प्रेशर गेज फिट किया है, एक हमने यहाँ पर ये प्रेशर गेज फिट किया है। इसने प्रेशर मेजर किया 50, इसने प्रेशर गेज मेजर किया है 100, और आप इसकी हाइट देख सकते हैं 5 मीटर, और ऊपर वाले जिसने 50 किलोपास्कल प्रेशर मेजर किया इसकी हाइट है 10 मीटर। अब आप यहाँ पर देखिए, सपोज टैंक इज फिल्ड विद अननोन लिक्विड ऑफ द डेंसिटी रो अप टू द हाइट ऑफ h। हम ये मानते हैं कि ये पूरा टैंक है, h हाइट तक किसी अननोन लिक्विड से फिल्ड है, जिसकी डेंसिटी जो है वो रो है। अब हम क्या जानते हैं, हम यहाँ पर जानते हैं ना कि P इक्वल टू रो जी एच जानते हैं, P इक्वल टू रो जी एच। अगर हम एट पॉइंट ए की बात करेंगे, ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के अगर हम एक लाइन ये बनाए, यहाँ पर प्रेशर मेजर करें, दूसरा ये लें पॉइंट, तो हम यहाँ पर प्रेशर अगर मेजर करेंगे तो पहले चलिए देख लेते हैं। अगर हम इस पॉइंट के लिए लगाएंगे ना, तो ये जो हाइट अपनी बचेगी h-10 हो जाएगी, h-10 ऊपर की हाइट। और अगर हम इस वाली हाइट की बात करेंगे, ओके, अगर हम इस वाली हाइट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा h-5। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 50, अगर हम पहले a की बात करेंगे तो 50 × 10³ इक्वल टू h-10 इंटू रो इंटू 10, जी की वैल्यू 10। ओके, अब आप यहाँ से रो की वैल्यू अननोन है, ठीक है, तो आप यहाँ से रो निकाल सकते हैं। अब आप प्रेशर हाइट बी लेंगे, ठीक है, तो आपको एक रो की वैल्यू यहाँ से भी मिलेगी। ओके, और आपको एक यहाँ से वैल्यू मिली। अब आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन मिली है ए और इक्वेशन बी, आपको इन दोनों को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आप यहाँ पर
इनको कुछ काट पीट कर लाएंगे और यहाँ पर 2/1 बचेगा और इधर इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी मल्टीप्लाई, तो 2h - 20 इक्वल टू h - 5। ओके, आप h को इधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे तो आपका यहाँ पर h बचेगा, h इक्वल टू 15 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो h जब आपको यहाँ से पता चल गया h इक्वल टू 15 है, तो आप h की वैल्यू पुट करके आप रो की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन द टैंक इज द 1000 kg/m3। इन द सेंस आपको पता चल चुका होगा कि यहाँ पर जो भी लिक्विड भरा हुआ है वो है वाटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर। Estimate the distance to the center of the pressure below the free surface for a vertical triangular plane are submerged in the water with one side of the free surface vertex downward and altitude h। वर्टेक्स जिसका डाउनवर्ड है और एल्टीट्यूड इसका h है। ये इसका एल्टीट्यूड मतलब हाइट जो है इसकी h है और वर्टेक्स जो पीक पॉइंट है इसका डाउनवर्ड है। तो आपको यहाँ पर सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करना है। ओके, तो आप यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला हुआ करता था भाई? COP कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या हो? COP इक्वल टू हम क्या करते हैं h बार प्लस IgG साइन स्क्वायर थीटा अपान h बार करते थे ना, कुछ यही करते थे। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे डायरेक्टली डाउनवर्ड है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। ओके, ये थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी और IgG की अगर बात करें तो IgG हो जाएगा BH/36 और h बार की बात करें तो h बार हो जाएगा आपका h/3 और एरिया की तो आप जो है वो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। और कुल मिला के आपको यहाँ पर जब सेंटर ऑफ प्रेशर की जब आप बात करेंगे तो देखिए आपको सेंटर ऑफ प्रेशर क्या मिलने वाला है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर आपका होगा यहाँ पर h बार की वैल्यू हम रखते हैं h/3 प्लस IgG BHQ/36। ओके, अब आपको यहाँ पे BH/2 ये मिलेगा और इनटू h/3 आपको ये मिलेगा, h/3 आपको ये मिलेगा। ओके, अब आप यहाँ से देखेंगे B से तो B कट जाएगा, h स्क्वायर से यहाँ पर केवल h बचेगा और 3 दूनी 6 और 36 को आप यहाँ से अगर कट करेंगे यहाँ पे 6 बचेगा, तो h/3 प्लस h/6 तो आप यहाँ से अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, तो कुल मिलाकर आपका यहाँ 2h प्लस h/6 आ जाएगा। तो आपका यहाँ से आ जाएगा 3h/6, तो यहाँ से कट जाएगा तो h/2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। के सेंटर ऑफ प्रेशर यहाँ पर h/2 हाइट पर होगा। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी इन सुटेबल इक्विलिब्रियम इफ। अगर फ्लोटिंग बॉडी अगर हम कह रहे हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तब क्या होगा फ्लोटिंग बॉडी? तो इसका मेटासेंट्रिक हाइट इज 0, मेटासेंट्रिक हाइट इज पॉजिटिव वैल्यू, मेटासेंट्रिक हाइट इज अ नेगेटिव वैल्यू, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो द सेंटर ऑफ बायोंसी। तो देखिए सेंटर ऑफ बायोंसी की तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये फ्लोटिंग बॉडी है, तो यहाँ पर हम मेटासेंट्रिक हाइट को ही लेंगे। अगर मेटासेंट्रिक हाइट अपनी पॉजिटिव है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। अगर मेटासेंट्रिक हाइट अपनी नेगेटिव हो जाती है तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। और अगर मेटासेंट्रिक हाइट अगर 0 है तो क्या हो जाएगा? तो वो आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, वो उसको बोलेंगे हम न्यूट्रल कंडीशन। तो देखिए रेशनल स्टेबिलिटी व्हेन द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेट्स अप ए रिस्टोरिंग कपल देन द स्टेबिलिटी इज नोन एज द रेशनल
स्टेबिलिटी। तो रीजनल स्टेबिलिटी क्या है, इसने कहा कि अगर कोई स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलता है, वो छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलता है, अगर ये सेट करता है एक रिस्टोरिंग कपल, तो हम इसको बोलेंगे रीजनल स्टेबिलिटी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ना कि ये जो कुछ इस तरह से बॉडी थी, इसको छोटा सा एंगुलर मूवमेंट मिला है कुछ इस तरह से, तो आप देखेंगे इसने एक यहाँ से कपल बना लिया है, कपल कह सकते हैं, बलयुग्म बना लिया है फोर्स का, ओके, कपल बना लिया। तो आप यहाँ से देखेंगे जो जितना ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा थोड़ा, ठीक है, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा तो ये अपने आप को थोड़ा बैलेंस करेगा। तो यही सिचुएशन है। फ्लोटिंग बॉडी में आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर जी बिलो बी ये तो हो जाएगी एक तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करिए, डिफरेंस क्रिएट करने की थोड़ी यहाँ पर एक कंडीशन बनाइए। ये देखिए एक तरफ मिलेगा आपको फ्लोटिंग बॉडी, ये मिलेगा सबमर्ज्ड बॉडी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में एम ऑलवेज ग्रेटर देन जी, मेटासेंट्रिक हाइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये पॉजिटिव मिलेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर यहाँ पे बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी इज ग्रेटर दैन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये क्या होगा, स्टेबल कंडीशन होगी। कब, सबमर्ज्ड बॉडी में। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब होती है, जब जी ज़्यादा हो जाता है मेटासेंट्रिक हाइट से, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ग्रेटर दैन द मेटासेंट्रिक हाइट, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। और सबमर्ज्ड बॉडी की सिचुएशन में अगर जी ग्रेटर दैन है सेंटर ऑफ बायोंसी से, तब ये सबमर्ज्ड बॉडी की कंडीशन में अनस्टेबल की कंडीशन होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। और ये देखिए जब बी नेगेटिव है, आप देख सकते हैं इस सिचुएशन बी नेगेटिव होगा, और जब ये 0 हो जाता है तो ये न्यूट्रल कंडीशन आ जाती है। न्यूट्रल कंडीशन के लिए जी एंड बी इज कॉन्साइड और एम एंड जी कॉन्साइड, मतलब एक ही जगह पर, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, एन आइसबर्ग फ्लोट्स इन द सी वाटर विद द 40% ऑफ इट्स वॉल्यूम प्रोजेक्टिंग अबव द सी सरफेस if the specific weight of sea water is the 10400 Newton per meter cube, determine the specific weight of the iceberg in Newton per meter cube unit। यहाँ पे हमें आइसबर्ग का स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट करना है। तो देखिए ओके, आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्या है, सी सरफेस बना दिया और उन्होंने कहा एक आइसबर्ग है, ओके, एक बर्फ़ का टुकड़ा है, वो 40% तो सी सरफेस के ऊपर है, और जब 14% चला जाएगा सी सरफेस के ऊपर तो 86%, 14% ऊपर तो 86% अंडर द वाटर, और सी सरफेस के भीतर। तो आप देख सकते हैं दोस्त कि ये वॉल्यूम B1 और ये वॉल्यूम B2, ओके। अब इस सिचुएशन में हमको कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक वेट ऑफ द आइसबर्ग है, कि कोई आइसबर्ग दे रखा है जो 40% अबव द सी सरफेस है और 86% नीचे है, ओके। तो हम यहाँ पर देखेंगे 86% ऑफ आइसबर्ग इज इमर्ज्ड इन द वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द आइसबर्ग इज, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस हो रहा है, वो हो रहा है भाई जितना उसके नीचे होगा ना, जितना सी वाटर के अंदर होगा उतना ही वो वाटर को डिस्प्लेस करेगा, तो वो आ जाएगा 86% ऑफ आइसबर्ग का वॉल्यूम, ओके। तो अब हम आइसबर्ग का ये वॉल्यूम यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है। अगर हम इसके वेट की बात करेंगे, वेट ऑफ वाटर, तो हमें ρgh करना होता है ना, तो हमें गामा यूनिट वेट से और मल्टीप्लाई कर देना होगा इनटू द वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग। और अगर वेट ऑफ सी वाटर डिस्प्लेस्ड, जो कितना सी वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ, तो गामा डब्ल्यू इंटू द VW हमें ये देखना होगा। तो गामा डब्ल्यू इसका यूनिट वेट है 10,400, और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड तो वो हो जाएगा 86% ऑफ 0.86 ऑफ द आइसबर्ग का वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग। तो आप यहाँ पर ये इक्वेशन देखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल टू द अपवर्ड फोर्सेस। तो अपवर्ड फोर्सेस की अगर बात करें तो अपवर्ड फोर्सेस क्या है भाई, ऊपर ये जो आइसबर्ग है ये ऊपर है ना आइसबर्ग,
तो हम कहेंगे गामा ऑफ द आइसबर्ग इंटू द बी ऑफ द आइसबर्ग इक्वल टू कितना वाटर डिस्प्लेस किया है, तो 10,400 इंटू 0.86 इंटू बी आई, तो बी आई से बी आई कट जाएगा, बचेगा कितना अपना। ओके, यहाँ पर जो भी अपना बचेगा तो 10,400 में हम 0.86 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गामा आइसबर्ग की यूनिट वैल्यू आएगी 8944 न्यूटन पर मीटर क्यूब। 8944 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन द फ्लूइड मैकेनिक्स। कंटिन्यूटी इक्वेशन फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होती है? इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स, गलत। इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हो सकता है। इज बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द फ्लो, पैटर, गलत है। रिलेटेड वर्क एंड एनर्जी, ये भी गलत है। तो ये है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ मास, मास तो आप जानते होंगे। तो एक सेक्शन ये है, यहाँ से मान लिया कि कुछ ये फ्लूइड का मास जा रहा है तो दूसरे सेक्शन पे भी उतना ही होना चाहिए। इट रिप्रेजेंट्स द कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात हम करते तो यहाँ पर जो एनर्जी है इस सेक्शन पे, सेक्शन 1 और 2, तो जो इस सेक्शन पे एनर्जी वही इस सेक्शन पे होनी चाहिए। बल्कि हम यहाँ पर मास की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, या हम डिस्चार्ज की बात करें तो जो डिस्चार्ज यहाँ पर मिलेगा वही डिस्चार्ज में यहाँ पर मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या, Q1 इक्वल टू Q2 डिस्चार्ज एट सेक्शन ए एंड द डिस्चार्ज एट सेक्शन 2। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं A1 B1 इक्वल टू द A2 B2। ओके, तो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन को क्या एक्सप्लेन किया है। इट इज़ द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लूइड मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हेंस मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग ए फिक्स्ड रीजन शुड बी इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड हैविंग द फिक्स्ड रीजन इन द पर्टिकुलर टाइम। ओके, किसी पर्टिकुलर टाइम की अगर बात करते हैं, जितना फ्लूइड का मास इस एक सेक्शन पे है उतना ही दूसरे सेक्शन पे होगा। आप यहाँ पर ये स्टडी फ्लो में स्टडी फ्लो इन द 1D 1 डायमेंशनल में देखेंगे रो ए बी इक्वल टू द कॉन्स्टेंट एंड द रो 1 A1 B1 इक्वल टू द रो 2 A2 B2। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल कंडीशन की बात आती है, ये स्टडी फ्लो है। और अगर इनकम्प्रेसिबल की बात करें तो A1 B1 इक्वल टू द A2 B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द केस ऑफ स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ अ फ्लूइड द एक्सेलरेशन इज। अगर स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो की बात करेंगे, अगर कोई फ्लूइड है, फ्लूइड में स्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा, 1 रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा, वैल्यू ग्रेटर देन 1। क्या हो सकता है? तो देखिए, अगर स्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो की बात है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन 0 रहेगा। वो कैसे एक्सेलरेशन 0 रहेगा? तो वहाँ पर एक्सेलरेशन को जानते हैं ना कि टोटल एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा टोटल एक्सेलरेशन इक्वल टू द कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड द लोकल एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप यहाँ पर ये कुछ टाइप्स ऑफ फ्लो हैं, ये देखिए। अगर हम स्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो की बात करते तो वहाँ पर कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एंड द टेम्पोरल एक्सेलरेशन बोथ आर 0। स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन है तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एग्जिस्ट एंड द टेम्पोरल एक्सेलरेशन 0। अगर अनस्टडी यूनिफॉर्म की बात है तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन 0 रहेगा, क्योंकि अनस्टडी रिलेट्स टू द टेम्पोरल एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देन तो यहाँ पर ये एग्जिस्ट करेगा। अनस्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म की अगर बात करें तो एग्जिस्ट करेगा कन्वेक्टिव भी और टेम्पोरल भी। तो यहाँ पर हम स्टडी और यूनिफॉर्म की हमने बात की है और कन्वेक्टिव और टेम्पोरल एक्सेलरेशन की बात करी। चलिए इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होता है? आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, तो इसने स्पेस की बात करी है। टेम्पोरल एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये टाइम क्या। तो यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? यूनिफॉर्म फ्लो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लो शुड नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। अगर हम एक किसी लेंथ की बात करते हैं, किसी स्पेस की बात करते हैं, अगर हमारी
जो है फ्लूइड प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, तो वहाँ पर क्या होगा, यूनिफॉर्म फ्लो होगा। तो जब स्पेस की बात आएगी जहाँ पर यूनिफॉर्म फ्लो, तो स्पेस के रिस्पेक्ट में जो भी एक्सेलरेशन है वो 0 होगा। अगर हम स्टडी क्या होता है, स्टडी में बात करते हैं किसी पार्टिकुलर सेक्शन पर अगर फ्लूइड प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम डज नॉट चेंज, देन इन दैट सिचुएशन फ्लो अपना स्टडी होगा। जब टाइम के रिस्पेक्ट में वो सारी कंडीशंस फ्लूइड प्रॉपर्टीज एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी डज नॉट चेंज, तो इसका मतलब क्या है, तो वहाँ पर टेम्पोरल एक्सेलरेशन या लोकल एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो स्टडी और यूनिफॉर्म, स्टडी रिलेट्स करता है टाइम के साथ या टेम्पोरल एक्सेलरेशन के साथ, यूनिफॉर्म रिलेट करता है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन के साथ। तो यहाँ पर वही देख सकते हैं, जहाँ पर स्टडी की बात है वहाँ पर टेम्पोरल को 0 किया गया होगा, और जहाँ पर यूनिफॉर्म की बात है वहाँ पर यहाँ पर जो है कन्वेक्टिव को 0 किया गया होगा। अनस्टडी कंडीशन ऐसी होती है कि जहाँ पर फ्लूइड प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती है। फ्लूइड प्रॉपर्टीज में बेसिकली हम लेते हैं जो है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस को। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द बर्नौली इक्वेशन रेफर्स टू द कंजर्वेशन ऑफ। बर्नौली इक्वेशन आप जानते होंगे। बर्नौली इक्वेशन में हम क्या देखते हैं, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी हेड की बात करते थे, P/ρg प्लस B²/2g प्लस Z डेटम हेड। तो इस तरह से तो ये एनर्जी की बात करता है। तो एक सेक्शन पे जो ये चीज़ें हैं और दूसरे सेक्शन पे भी यही रहेंगे, तो इट रिप्रेजेंट्स या बर्नौली इक्वेशन रिफर्स द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो वो पॉइंट्स भी क्या लिखा हुआ पॉइंट्स, एनर्जी इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड द प्रेशर एट इन अ pipeline using the Bernoulli equation. Continuity equation is used to find out the flow rate and the velocity of two sections of the tapering pipes. Euler's equation is based on the momentum conservation, while Bernoulli is based on the conservation of energy. Impulse momentum principle is used to find out the force on the moving van. Impulse momentum आप समझ सकते हैं, impulse momentum मूविंग वैन पे फोर्स को एनालिसिस करने के लिए यूज़ होता है। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द लॉन स्प्रिंकलर प्रॉब्लम्स, बट डजंट मैटर। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ द फ्लूइड इज आइडियल एज पर द अजम्पशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम्स, इट मीन्स दैट इफ़ द फ्लूइड इज आइडियल, फ्लूइड आइडियल है एज पर एजम्पशंस ऑफ द बर्नौली थ्योरम, इट मीन्स इसका मतलब क्या है, फ्लूइड आइडियल होगा तो इसका मतलब भाई क्या है, वेलोसिटी 0 होगा, फ्लो इज कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी 0 है, प्रेशर हेड इज कांस्टेंट रहेगा। तो इस सिचुएशन में अगर फ्लूइड आइडियल है, आइडियल फ्लूइड है, तो इस सिचुएशन में वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी 0 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन फॉर द बर्नौली इक्वेशन। कौन सी अजम्पशंस हैं बर्नौली इक्वेशन के लिए, फ्लो रोटेशनल होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, आइडियल प्लास्टिक होना चाहिए या अनस्टेडी होना चाहिए। तो इसके लिए बर्नौली इक्वेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन along the streamline under the steady incompressible flow conditions। और अजम्पशंस की अगर बात करें, ये लॉन्ग स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, मतलब फ्लो आइडियल होना चाहिए, स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल। तो स्टडी और इनकम्प्रेसिबल की जहाँ पर भी बात है आपको उसे इनकम्प्रेसिबल फ्लो इसे क्लिक करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर द वेंचुरी मीटर CD। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को हम बोलते हैं CD। अगर वेंचुरी मीटर को और जोड़ दिया जाए तो इसके लिए रेंजेस क्या क्या होंगी, तो इसके लिए रेंजेस होती हैं 0.95 to 0.99। आप स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं वेंचुरी मीटर में क्या बोला गया। ये वेंचुरी मीटर यूज़ होता है लार्ज डायमीटर के पाइप में डिस्चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए। एंगल ऑफ कन्वर्जेंस इसमें होता है 20 to 30 डिग्री, जनरली 22 लेते हैं हम। एंगल ऑफ डाइवर्जेंस होता है 5 to 7 डिग्री। और डायमीटर की अगर बात करें तो जो स्मॉल डायमीटर होता है ना वो 1/3 होता है, 1/3 या 1/2 की बात करें
ऑफ द ग्रेटर डायमीटर, कॉमनली हम लेते हैं d/2 लेते हैं। ओके, स्मॉल डी द डायमीटर ऑफ थ्रोट। ओके, तो देख सकते हैं आप कि स्मॉल डी ये कुछ इस तरह से वेंचुरी मीटर बनता है ना, कुछ ये। दिस इज द थ्रोट डायमीटर स्मॉल डी एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ द पाइप। तो रिडक्शन इन द एरिया लीड्स टू इंक्रीज द वेलोसिटी, डिक्रीज इन द पाइप इन द प्रेशर। तो अगर हम एरिया की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी अगर एरिया कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी और प्रेशर डिक्रीज होगा। दिस प्रेशर डिक्रीज इज नोटेड यूज्ड इन द बर्नौली टू कैलकुलेट डिस्चार्ज। ये प्रेशर नोट कर लिया जाता है बर्नौली के थ्रू डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस या प्रेशर डिफरेंस देख सकते हैं b²/2g। ओके, हमने दूसरा सेक्शन लिया और पहला सेक्शन लिया, उनमें डिफरेंस कर लिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे दोस्त, तो ये जो h = हमने निकाला है तो b²/b²/2g और -b1²/2g, यहीं से आपका ये फार्मूला निकल के आ सकता है। तो b = हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं q = AB। तो अगर b2 की बात करें तो q/A2 की बात करेंगे, ठीक है, और b1 की जगह पे q/A1 लिखेंगे। तो अगर हम ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे इस वाले फार्मूले में, ये सब वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना q एक्चुअल कैलकुलेट होकर के आएगा। और आपको बता दें कि जो CD की वैल्यू होती है कोएफिशिएंट डिस्चार्ज वेरीज फ्रॉम 0.95 to 0.99। नेक्स्ट क्वेश्चन, if h is the head over the crest of a rectangular weir, the discharge varies as। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेक्टेंगुलर बियर की हमने बात करें तो डिस्चार्ज कहाँ से वेरी करता है, तो रेक्टेंगुलर बियर ओके कुछ इसी टाइप का तो ये बियर होता है ना। तो यहाँ पर h⁴ 3/2 होती है, जैसा कि आपको पता होगा 3/2 मीन्स 1.5। तो ऑप्शन आप सी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर ये थोड़ा रीड कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर शार्प क्रेस्टेड सप्रेस्ड बियर मतलब विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो q एक्चुअल का जो फार्मूला लिया गया 2/3 CDL √2g इंटू h⁴ CD की वैल्यू यहाँ पर 0.62 ली जाएगी। h द डेप्थ ऑफ वाटर एंड द क्रेस्ट लेवल इफ द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच b इज आल्सो कंसीडर्ड देन। तो यहाँ पे BA की वैल्यू कुछ ये हो जाएगी q/h + h' इंटू L। ओके, तो आपका ये फार्मूला निकल के आएगा डिस्चार्ज के लिए। और इस तरह से आपको सिंपली ये फार्मूला ही याद करना है, सिंपल इतना 2/3 CDL √2g h⁴3/2। अब आप यहाँ पर एक नया जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टनल लॉसेस इज मैनिंग रफनेस कोएफिशिएंट यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ द हेड लॉस। तो फ्रिक्शन लॉस यहाँ पे लिया जाता है, या लॉस ड्यू टू बेंड, लॉस ड्यू टू चेंज इन द वेलोसिटी इन द कॉन्ट्रैक्शन, लॉस ड्यू टू चेंज इन द वेलोसिटी इन एक्सपेंशन। तो आपको यहाँ पर फ्रिक्शन लॉस कंसीडर करना होगा, क्योंकि जब हम मैनिंग कांस्टेंट या जब हम मैनिंग का जो फार्मूला यूज करते हैं तो हम अधिकतर ये बड़ी बड़ी रिवर कैनाल्स के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन वाला कोएफिशिएंट आता है। तो ये रफनेस रिगोसिटी जो होता है ना, ये रिलेट्स टू द रफनेस। तो रफनेस का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन से ये थोड़ा रिलेट करता है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन लॉसेस को ही कंसीडर किया जाता है। आइडेंटिफाई द डायमेंशनलेस पैरामीटर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो डायमेंशनलेस पैरामीटर कौन सा है आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। रेनॉल्ड नंबर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, स्पेसिफिक वेट, चेजिज कोएफिशिएंट। ओके, क्या है इसमें, तो मैं तो पहले यहाँ पर आपको थोड़ा बता दूँ कि जो चेजी कोएफिशिएंट होता है इसकी कुछ ना कुछ यूनिट होती है। C = √2g/f, कुछ इस तरह से इसका आता है। 2g नहीं बल्कि 8g/f, कुछ इस तरह से कोएफिशिएंट की वैल्यू आती है। तो इसकी यूनिट 1/2 ×10⁻⁻1 होगी, ये चेजीज हो जाएगा। रेनॉल्ड नंबर की अगर बात करें, रेनॉल्ड से पहले हम स्पेसिफिक वेट की बात करते हैं। स्पेसिफिक वेट ρg होता है। तो ρ × g, ρg की वैल्यू किलोग्राम,
पर मीटर की होती है, केजी पर मीटर की, और इसकी वैल्यू होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समथिंग बेंट रॉन्ग, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ इसकी यूनिट मिलेगी। अगर हम बात करें काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट तो हम जानते हैं ना, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। बट रेनॉल्ड नंबर क्या होता है भाई? रेनॉल्ड नंबर की यूनिट, तो रेनॉल्ड नंबर की यूनिट क्या? रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला रो बी डी अपान म्यू, रो बी डी अपान म्यू। तो अगर आप यहाँ से देखिए, कुछ रो की वैल्यू हम न्यूटन पर मीटर क्यूब लिखते हैं, और वेलोसिटी की वैल्यू मीटर पर सेकंड, और डी की वैल्यू भी यही रहेगी आपकी मीटर डायामीटर। तो 2 मीटर से 1 ही मीटर गया, न्यूटन मीटर पर सेकंड बचा है, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड बचा है। तो आप यहाँ पर अपन म्यू की बात करेंगे तो कुल मिला के न्यूटन सेकंड पर मीटर कुछ यहाँ से वही यूनिट मिलेगी, और आपका ये ऊपर कट जाएगा। तो रेनॉल्ड नंबर जो है, रेनॉल्ड नंबर इज द डायमेंशनलेस। इन द हाइड्रोलिक जंप इफ़ द फ्राउड नंबर इज F1 इज, रेनॉल्ड नंबर के लिए फ्राउड नंबर जो होता है 4 हाइड्रोलिक जंप के लिए अगर फ्राउड नंबर की बात की जाए 4.5 से लेके 9.0 के बीच में वेरी करता है, तो कौन सा जंप होगा? तो आपको यहाँ पर बता दिए स्टडी जंप होगा, क्योंकि स्टडी जंप होगा। अगर 9 से भी ज़्यादा चला जाता है तो दूसरा जंप होता है। तो आप यहाँ पर इसके टाइप्स देख सकते हैं। 9 से ज़्यादा चला जाता है तो स्ट्रॉन्ग जंप होता है। 4.5 से लेकर 9 तक वेरी करता है तो स्टडी, और 2.5 से लेकर के 4.5 के बीच में वेरी करता है तो यहाँ पर ऑस्किलेटिंग। अंडुलर जंप 1.1 से लेकर 1.7 तक, 1.7 से लेकर 2.5 तक वीक जंप होता है। ओके, आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। टाइप्स ऑफ जंप, तो अगर जंप के टाइप की अगर बात करें तो जंप होती है अंडुलर जंप, वीक जंप, ऑस्किलेटिंग जंप, स्टडी जंप एंड स्ट्रॉन्ग जंप। तो फ्राउड नंबर जो होता है, फ्राउड नंबर के बेस पे आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, और EL/E1 ये एनर्जी लॉसेस होते हैं, इनके बेस पे भी आप थोड़ा बहुत इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। वाटर सरफेस आप देख करके भी बता सकते हैं कि अंडुलेटिंग होती है, स्मॉल रोलर फॉर्म में होती है, और ये वाटर मूव्स इन द रैंडम मैनर। रोलर जंप एक्शन एंड द वेरी रफ एंड द चोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन यूजिंग द चेजी फार्मूला डेप्थ ऑफ फ्लो फॉर द मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू द सर्कुलर चैनल ऑफ द डायमीटर। तो सर्कुलर चैनल डायमीटर होता है, तो यहाँ पे जो डी की बात है, डी कितने होती है, 0.3 होता है या 0.5 या पूरा डी या 0.95। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 0.95। तो ये जो देखिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो होता है, मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इसके लिए कुछ ये पैरामीटर्स दे रखे हैं। r²/2 ब्रैकेट 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा इंटू पी इक्वल टू द 2r इंटू थीटा। तो आप यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए कुछ ये क्राइटेरिया आएगा, d इक्वल टू द 0.81 इंटू डी। मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए 0.938 इंटू डी। स्पेशल पॉइंट फॉर द चेजी फ्रॉम चेजी इक्वेशन से अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए थीटा होता है 154 डिग्री, थीटा अगर 2 थीटा की बात करें 308 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर जो स्मॉल डी अपान कैपिटल डी का रेशियो होता है 0.95। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ओपन चैनल फ्लो द रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया टू द वेटेड पैरामीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया टू द वेटेड पैरामीटर A/P की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। आप द क्रॉस सेक्शन इज, तो A/P को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक रेडियस बोलते हैं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। हाइड्रोलिक डेप्थ नहीं है, सेक्शन फैक्टर भी नहीं, और हाइड्रोलिक एक्सपोनेंट भी नहीं होगा। तो A/P को बोलते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या फिर हाइड्रोलिक रेडियस। अ रेक्टेंगुलर चैनल विल बी मोस्ट इकोनॉमिकल व्हेन द फ्लो डेप्थ टू बॉटम विड्थ इज द रेशियो। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, रेक्टेंगुलर चैनल के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन कब होती है, व्हेन डेप्थ ऑफ फ्लो, ठीक, डेप्थ ऑफ फ्लो टू द बॉटम विड्थ, ओके,
इक्वल टू क्या होना चाहिए 1/2। ओके, आपको बता दिया 1/2 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो मैं आपको बता दूं, मोस्ट इकोनॉमिकल चैलेंज सेक्शन कुछ इस टाइप का बनता है ना, तो वहाँ पर ये डेप्थ की अगर हम बात करते हैं, बाई लेते हैं, तो बाई इक्वल टू क्या होता है, जो बॉटम विड्थ होता है इसका आधा होना चाहिए, बॉटम विड्थ बाई 2। तो बाई अपान बी अगर हम कर देंगे तो बचेगा क्या 1/2 ही तो बचने वाला है ना, तो ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, what will be the capacity factor of the hydropower if a plant with capacity of the 10,000 kilowatt to produce the 4 into 10 power 5 kilowatt hour kWh when the ऑपरेटिंग ऑफ द 100 आवर्स। ये कह रहा है कि 100 आवर्स के लिए ऑपरेट किया गया, इतना पावर प्रोड्यूस किया, इतनी कैपेसिटी लगती है, तो कैपेसिटी फैक्टर ऑफ द हाइड्रोलिक पावर हमें कैलकुलेट करना। तो कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है भाई, तो कैपेसिटी फैक्टर CF जो हमें कैलकुलेट करना है, तो CF का फार्मूला होता है, जैसा कि आप जानते होंगे, होता है एनर्जी प्रोड्यूस्ड, एनर्जी जो हमने प्रोड्यूस करी है अपॉन कैपेसिटी टाइम। तो एनर्जी हमने प्रोड्यूस कितनी करी है, वो करी 4 लाख, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस इतनी करी है 4 into 10⁵ अपान ये 1000 किलोवाट आ गया नीचे, नहीं 10,000 किलोवाट, ये 10,000 किलोवाट आ गया अपना 10,000 किलोवाट। तो आप इसमें 4 जीरो यहाँ से हटाएंगे, 4 जीरो आप यहाँ से हटाएंगे, बचा कितना 40। तो 40 इज द कैपेसिटी फैक्टर। 40 कैपेसिटी फैक्टर को परसेंट में लिया जाता है, यहाँ पे 40% आएगा। ओके, तो 40% आपका यहाँ पे कैपेसिटी फैक्टर रहेगा, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो आज की वीडियो में आपने देखा होगा, यहाँ पर हमने जो भी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन हमने यहाँ पर जो फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो SSC JEE में आए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कितना डीप या फिर कितना इजी, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वैसे यहाँ पे कुछ इजी थे, कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे जो हमने आज की वीडियो में कवर किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप जो भी अच्छा लगे आप वो करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।